नमस्कार विद्यार्थियों। आज के इस ई कंटेंट में आप सभी का स्वागत है। मैं रविंद्र कुमार बादल, सहायक आचार्य समाजशास्त्र, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय 12। बच्चों, आज हम लोग बीए तृतीय वर्ष के अंतर्गत द्वितीय प्रश्न पत्र समकालीन भारत में सामाजिक समस्याएं, इसमें हम लोग आज अनुसूचित जनजातियों की समस्याओं के बारे में अध्ययन करेंगे। किस प्रकार इनका रहन सहन है, इन लोगों को क्या परेशानियां हैं और अनुसूचित जनजातियों को किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, इसके बारे में हम लोग आज विवेचना करेंगे। बच्चों, भारतवर्ष में विभिन्न धर्मों, भाषाओं, जातियों, संस्कृतियों, वर्गों एवं समुदायों के लोग निवास करते हैं। इनको प्रमुख दो वर्गों में बांट सकते हैं। एक वे समुदाय अथवा समूह जो खुशहाल है, संपन्न है और सभी सुख सुविधाओं का उपभोग कर रहे हैं, सुखमय जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तथा दूसरे वे समुदाय या समूह जो कष्ट में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, जिनका जीवन सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक व स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से ग्रसित है, जो कि गरीबी रेखा से नीचे है तथा जिनका विकास करना आवश्यक है। जैसे कि वे अनुसूचित जातियां, जिनका हम ऊपर अध्ययन कर चुके हैं, इन्हीं से मिलती जुलती समस्याओं से पीड़ित भारतवर्ष में अनेक छोटे छोटे जनजातीय समुदाय हैं। ये भौगोलिक दृष्टि से प्रतिकूल पर्यावरण में बसे हुए हैं और दुर्गम स्थानों में रहते हैं। समतल भूमि का अभाव, जीविकोपार्जन बहुत कठिनाई से कर पाते हैं और इनकी आर्थिकी संवरणात्मक है, बचत नहीं है, गरीबी की रेखा से नीचे का जीवन यापन करते हैं। यह सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक और राजनीतिक समस्याओं से ग्रसित है। इसके पश्चात अब हम अनुसूचित जनजातियों का अर्थ एवं परिभाषाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। बच्चों, सरल भाषा में सरकार द्वारा तैयार की गई पिछड़ी जनजातियों की ही सूची अनुसूचित जनजातियां कहलाती है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार ने निश्चय किया था कि देश के कमजोर या दुर्बल वर्गों, समुदायों या लोगों का योजनाबद्ध तरीके से विकास किया जाए। इसी क्रम में भारत की जनजाति, जो कि अनेक लक्षणों के कारण कमजोर और दुर्बल मानी जाती है, का योजनाबद्ध विकास करना आवश्यक समझा गया। बच्चों, इसके लिए स्वतंत्र भारतवर्ष के संविधान की धारा 341 और 342 के अंतर्गत 15 आदेशों में अनुसूचित जनजातियों का उल्लेख किया गया है। इसमें उन जनजातियों का उल्लेख किया जाता है जो कि अनेक प्रकार से कमजोर या दुर्बल है तथा जिनके विकास का विशेष ध्यान रखना आवश्यक होता है। बच्चों, संविधान की धारा 338 के अनुसार राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है कि वे जनजातियों तथा जातियों के लिए एक विशेष अधिकारी नियुक्त करें, जो जनजातियों की अवस्था का विकास करने के संबंध में राष्ट्रपति को सुझाव दे। और घूरे का मानना है कि अनुसूचित जातियां विशिष्ट सामाजिक और सांस्कृतिक इकाइयां हैं। संवैधानिक दृष्टिकोण के अनुसार अनुसूचित जनजातियों को
पिछड़े वर्गों का समूह माना गया है तथा इन्हें अनुसूचित जातियों के साथ रखा गया है और कानून की नज़र में अनुसूचित जनजातियों को आदिवासी या आदिम दोनों ही नहीं बताया गया है तथा इनको अलग से कोई कोटि भी नहीं माना गया है। बच्चों, इन उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट निकलता है कि अनुसूचित जनजातियों की अवधारणा संवैधानिक अधिक है, जिसके अनुसार वे जनजातियां ही केवल मात्र अनुसूचित जनजातियां कहलाती है, जो कि सरकार द्वारा तैयार की गई संविधान की अनुसूची में सम्मिलित है। अब हम अनुसूचित जनजातियों की समस्याएं के बारे में अध्ययन करेंगे। देखो बच्चों, अनुसूचित जनजातियों की क्या समस्याएं हैं, किन परेशानियों का इन लोगों को सामना करना पड़ता है, इसको हम लोग बिंदुवार आप लोगों को समझाएंगे। अनुसूचित जनजातियों की समस्याओं में पहला बिंदु है दुर्गम निवास स्थान की समस्या। बच्चों, जनजातियों की एक समस्या यह भी है कि ये लोग प्रायः पहाड़ों, वनों और दुर्गम स्थलों में निवास करते हैं, जहां न तो सड़कें हैं, न यातायात के साधन है, न ही कोई डाक खाना, तारघर, टेलीफोन, रेडियो अथवा समाचार पत्र की आधुनिक सुविधा उन तक उपलब्ध हो पाती है। यहाँ तक कि वे समाज की अन्य संस्कृतियों से भी अपरिचित है। इसका परिणाम यह हुआ कि शिक्षा के क्षेत्र में तथा वैज्ञानिक आविष्कारों के संबंध में ये लोग पिछड़े हुए हैं। इसी से इनका आधुनिकीकरण अभी तक नहीं हो सका है और देश से अलग थलग अपना एक अलग ही समाज बनाए हुए हैं। इनका दृष्टिकोण अति संकुचित है। इस दुर्गम निवास स्थान के परिणाम स्वरूप इन जनजातियों में खान पान, रहन सहन और वस्त्रादि भी अनेक समस्याएं उपस्थित हो रही है। इसके पश्चात दूसरा बिंदु है आर्थिक समस्याएं। बच्चों, जनजातियों के सबसे महत्वपूर्ण समस्या आर्थिक है। इन लोगों के पास न तो पर्याप्त भोजन होता है और न ही पर्याप्त वस्त्र, रहने के लिए उचित स्थान भी नहीं होता है और यह सब अर्थ की कमी के कारण हो सकता है, जिसके कई कारण है। इनमें पहला है स्थानांतरित खेती संबंधी समस्या। बच्चों, जनजातियों का बहुत बड़ा भाग, लगभग 80% कृषि पर आधारित है। निर्जन वनों व पहाड़ियों पर रहने के कारण वहां जीविकोपार्जन के साधन अति सीमित है। कुछ जनजातियां पहले वनों में आग लगा देती है, फिर उस पर कृषि कार्य करती है। जब वह भूमि कृषि योग्य नहीं रह जाती तो उसे छोड़कर अन्यत्र चली जाती है। इस प्रकार ये लोग आदिम खेती या झूम खेती करते हैं और यही स्थानांतरित कृषि है। इस प्रकार की खेती से उपज बहुत कम और घटिया होती है, भूमि की भी बर्बादी होती है और इनकी मेहनत भी बेचारों की बेकार चली जाती है, जिसके कारण इन्हें अनेक आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। दूसरा है नवीन भूमि व्यवस्था संबंधी समस्याएं। बच्चों, पहले जनजातियां स्थानांतरित कृषि किया करती थी और भूमि पर उनका एकाधिकार होता था, जिसका प्रयोग वे स्वेच्छा से किया करती थी। किंतु नवीन कानूनों के परिणाम स्वरूप यह स्वतंत्रता उनसे छिन गई। अब उनको सीमित भूमि सरकार द्वारा दी जा चुकी है, किंतु इस भूमि को जोतकर खेती करते हुए वे डरती है। इसका परिणाम यह हो रहा है कि चतुर सेठ महाजन उन्हें कुछ रुपये उधार देकर उनकी जमीन उनसे छीन लेते हैं और ये लोग अपने ही जमीन पर नौकर बनकर कार्य करते हैं। यह इनकी बड़ी समस्या है। तीसरा बिंदु है वनों से संबंधित समस्याएं। बच्चों, पहले जनजातियों का वनों अथवा जंगलों पर पूरा अधिकार होता था। अब इस समय वन संपत्ति जैसे पशु, वृक्ष, भूमि, जंगल, वस्तुओं आदि पर सरकार का नियंत्रण हो गया है। अतः लकड़ी, कोयला आदि निकालने का कार्य अब ठेकेदार कर रहे हैं और यह ठेकेदार इन जनजातियों से
अथक परिश्रम कराकर उन्हें बहुत कम मजदूरी देते हैं। यह भी एक महत्वपूर्ण समस्या है। चौथा बिंदु है औद्योगिक श्रमिकों की समस्याएं। बच्चों, खानों, चाय बागानों व कारखानों आदि में कार्यरत जनजातीय श्रमिकों की समस्याएं और भी अधिक गंभीर है। अपने परिश्रम का न तो उन्हें उचित मूल्य दिया जाता है, न रहने के लिए समुचित स्थान। धुआं, गंदगी व घुटन से भरा वातावरण उन्हें मौका मिलते ही अपने गांव की ओर भागने के लिए विवश कर देता है। ठेकेदार द्वारा यहाँ भी उनकी भर्ती और उनसे काम लेने की प्रथा शोषण युक्त होती है। इसके पश्चात है सांस्कृतिक समस्याएं। बच्चों, जनजातीय लोग भौगोलिक दृष्टि से पहाड़ी इलाकों, वनों व सीमावर्ती स्थलों में रहते हैं, जहाँ समाज की संस्कृति से इनका संपर्क नहीं हो पाता। जनजातियों की सांस्कृतिक समस्याएं निम्न प्रकार से हैं। सबसे पहली समस्या है अंतर जनजातीय सांस्कृतिक विभिन्नता की समस्या। बच्चों, जनजातियों की अंतर जनजातीय सांस्कृतिक विभिन्नता की समस्या का कारण ईसाई मिशनरियां तथा हिंदुओं से उनका संपर्क माना जा सकता है। इससे जनजाति के लोगों में ही परस्पर तनाव, संघर्ष अथवा विरोध हो गया है। इस प्रकार अन्य संस्कृति को अपनाने के कारण ये लोग अपने जनजातीय समूह से अलग हो गए हैं और अपनी संस्कृति को नीचा समझने लगे हैं। साथ ही अपनाई गई अन्य संस्कृतियों की भी बराबरी न कर पाने के कारण उनमें सांस्कृतिक और व्यक्तिगत दोनों प्रकार के विघटन उत्पन्न हो गए हैं। दूसरा है भाषा संबंधी समस्या। बच्चों, बाह्य सांस्कृतिक के संपर्क में परिणाम स्वरूप जनजातियां दूसरी संस्कृति की भाषा को अपनाने लगती है और कालांतर में अपनी भाषा के प्रति उदासीन होने लगती है। इसके कारण एक ही जनजाति के लोगों के परस्पर आदान प्रदान में बाधा उत्पन्न होने लगी है। इससे सांस्कृतिक मूल्यों का भी पतन होने लगा है। नेक्स्ट है जनजातीय ललित कलाओं का ह्रास। बच्चों, बाह्य संस्कृति के संपर्क के परिणाम स्वरूप जनजातियां अपने स्वयं की कलाएं जैसे नृत्य, संगीत, लकड़ी के कार्य व नक्काशी का कार्य आदि के भूलती जा रही है। इन रुचियों के विषयों में से उदासीन होती जा रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि इन जनजातियों की ललित कलाएं समाप्त हो रही है और इन कलाओं का पतन भी एक सांस्कृतिक समस्या बनी हुई है। इसके पश्चात है धार्मिक समस्याएं, रिलीजियस प्रॉब्लम्स। बच्चों, इन जनजातियों पर हिंदू धर्म व ईसाई धर्म का स्पष्ट प्रभाव पड़ा है। भील, गोंड आदि जनजातियां हिंदू धर्म से प्रभावित है, तो बिहार और आसाम की जनजातियां ईसाई धर्म से प्रभावित है। किसी भी समस्या व आपत्ति के समय सभी अपने अपने धर्म का सहारा लेते हैं। परिणाम स्वरूप उनमें असंतोष की भावना व्याप्त हो गई है। पारिवारिक विघटन, भेदभाव, लड़ाई झगड़े आदि भी उनमें बढ़ने लगे हैं। धर्म से संबंधित समस्या भी बाह्य संस्कृति के संपर्क का परिणाम है। अगली समस्या है स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू हेल्थ। बच्चों, जनजातियों की समस्याएं स्वास्थ्य से संबंधित भी है, जहां इन्हें 2 वक्त का भोजन भी मुश्किल से मिल पाता है। वहां अच्छे और संतुलित आहार की तो बात ही अलग है। इन्हें इस प्रकार से भी स्पष्ट किया जा सकता है। इनकी पहली समस्या है स्वास्थ्य से संबंधित खान पान, इट मीन्स फूड। बच्चों, निर्धनता के कारण जनजातियां संतुलित भोजन नहीं ले पाती है, जिसके कारण इनका स्वास्थ्य खराब रहता है। अनेक रोग इन्हें सताते हैं। प्राचीन समय में ये जनजातियां ताड़, महुआ अथवा चावल के द्वारा निर्मित वस्तुओं का सेवन करती थी। इस पेय में विटामिन बी व सी अधिक होता है, अतः तब इनका स्वास्थ्य ठीक रहता है। धीरे धीरे सरकार ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया है। अगला बिंदु है वस्त्र। बच्चों, स्वास्थ्य से संबंधित इन जनजातियों की समस्या वस्त्रों की भी है। इन लोगों ने बाह्य संस्कृति के प्रभाव में आकर वस्त्र धारण करना प्रारंभ कर दिया है। एक से अधिक वस्त्र न होने से ये लोग गंदे रहते हैं, चर्म रोगों के शिकार हो रहे हैं। बरसात में भी कपड़े बदन पर भी भीगते सूखते हैं। इससे अनेक प्रकार के रोग, गंदगी आदि हो जाती है। अगला बिंदु है चिकित्सा का अभाव।
जनजातियों को पौष्टिक भोजन नहीं मिल पाता। परिणाम स्वरूप इनमें अनेक प्रकार के रोग होते रहते हैं। रोगों की अधिकता होने के कारण उनकी चिकित्सा का अभाव पाया जाता है। इनका डॉक्टरी इलाज में विश्वास नहीं होता है। ये लोग बीमार होने पर झाड़ फूंक, जादू टोना व जंगली जड़ी बूटियों का प्रयोग करते हैं। इससे इनकी बीमारी और बढ़ जाती है। डॉक्टरी सहायता भी इन्हें समय पर उपलब्ध नहीं हो पाती। सारांश रूप में कहें तो सफाई की कमी, पौष्टिक आहार की कमी, दुर्गम स्थलों में निवास तथा चिकित्सा का अभाव आदि अनेक समस्याएं इन लोगों के स्वास्थ्य से संबंधित है। अगला है शिक्षा संबंधी समस्याएं। बच्चों, जनजातियों की समस्त समस्याओं का मूल कारण उनकी अशिक्षा ही है। समस्त जनजातियां अशिक्षा व अज्ञानता से ग्रसित है। अशिक्षा के कारण अनेक कुरीतियां, अंधविश्वास व कुसंस्कार उनमें व्याप्त है। ऋणग्रस्तता व भूमि स्वामित्व का स्थानांतरण अशिक्षा का ही परिणाम है। आज शिक्षा का प्रावधान उनके लिए किया गया है, किंतु वे उसकी प्रति उत्साही नहीं है, क्योंकि यह शिक्षा उनका जीवन निर्वाह करने में अक्षम है। शिक्षा प्राप्त करने के अनंतर भी वे बेरोजगार ही रहते हैं। अगला है सामाजिक समस्याएं। बच्चों, शहरी एवं सभ्य समाज के संपर्क के कारण जनजातियां अनेक सामाजिक समस्याओं से ग्रसित हो गई है। कुछ समस्याएं निम्न प्रकार से हैं। नंबर 1, बाल विवाह, इट मीन्स चाइल्ड मैरिज। प्राय जनजातियों में विवाहावस्था में विवाह होते थे, किंतु अब उनमें बाल विवाह होने लगे हैं, जो हिंदुओं के संपर्क का ही परिणाम है। जनजातियों के लिए यह एक बड़ी सामाजिक समस्या बन गई है। दूसरा है कन्या मूल्य, ब्राइड प्राइस। पहले जनजातियों में कन्या मूल्य वस्तुओं के रूप में दिया जाता था, किंतु वर्तमान समय में अब इसे रुपए के रूप में मांगा जाने लगा है, और इसकी मात्रा में भी अब इतनी वृद्धि होने लगी है कि सामान्य आदि व्यक्ति से कठिनाई से दे पाता है। तीसरा है युवा ग्रहों का पतन। बच्चों, जनजातियों में मनोरंजन के साधन के रूप में पहले युवा ग्रहों का प्रचलन था, जहां जाकर युवा लड़के लड़कियां न केवल मनोरंजन व आमोद प्रमोद में सम्मिलित होते थे, अपितु वहां उन्हें सामाजिक, सांस्कृतिक एवं उनके कर्तव्यों के विषय में भी शिक्षा मिलती थी। अब यह महत्वपूर्ण संस्था थी। अगला बिंदु है राजनीतिक समस्याएं, इट मीन्स पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स। बच्चों, पहले जनजातियों में एक परंपरागत राजनीतिक व्यवस्था प्रचलित थी, जिसमें वंशानुगत एक मुखिया होता था, जो समस्त प्रशासनिक कार्यों को करता था, किंतु अब उन्हें प्रशासन की नवीन व्यवस्था को अपनाना पड़ा है। इसका कारण यह है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के अनंतर देश के सभी नागरिकों को संविधान द्वारा प्रजातांत्रिक अधिकार दिए गए हैं, और आज पंचायत से लेकर संसद तक चुनाव आम जनता द्वारा किए जाते हैं। इसके पश्चात बच्चों, अब हम अनुसूचित जनजातियों की समस्याओं का निराकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। बच्चों, अनुसूचित जनजातियों की विभिन्न समस्याओं का निराकरण करने के लिए सरकारी और गैर सरकारी तथा अन्य संगठनों ने समय समय पर अनेक प्रयास किए हैं, जो निम्न प्रकार से हैं। नंबर 1, सरकारी प्रयास, गवर्नमेंट एफर्ट्स। बच्चों, स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले अंग्रेजी सरकार ने जनजातियों को समस्याओं के समाधान के लिए बहुत कम प्रयास किए गए थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार द्वारा इनकी समस्याओं के समाधान के लिए किए प्रयास निम्न हैं। पहला है संवैधानिक प्रयास। बच्चों, भारत सरकार ने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद निर्मित नूतन संविधान में अनुसूचित जनजातियों के लिए अनेक प्रावधान घोषित किए हैं, जो निम्न है। नंबर 1, लोकसभा तथा विधानसभाओं में जनजातियों के लिए क्रमशः 40 तथा 303 स्थान सुरक्षित रखे गए हैं, जो कि 25 जनवरी 1990 के लिए थे। इसकी अवधि तथा निश्चित प्रतिशत के अनुसार सुरक्षित स्थान और बढ़ा दिए गए हैं। दूसरा है संविधान की धारा 16(4) तथा 335 के अनुसार सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जनजातियों के लिए 7.5% स्थान सुरक्षित रखे गए हैं। तीसरा है संविधान की धारा 46 के अनुसार जनजातियों के विकास तथा आर्थिक उन्नति की सुरक्षा की ओर विशेष ध्यान देने का कार्य
राज्य सरकारों का कर्तव्य घोषित किया गया है। चौथा है, संविधान की धारा 338 के अनुसार राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह अनुसूचित जनजातियों के लिए एक विशेष आयुक्त नियुक्त करेगा, जो कि जनजातियों की स्थिति को सुधारने के संबंध में समय समय पर राष्ट्रपति को सुझाव देगा। पांचवा है, संविधान के 10वें भाग और 5वीं तथा 6वीं अनुसूचियों में जनजातीय क्षेत्रों के संबंध में विशेष व्यवस्थाएं की गई है। नंबर 6, संविधान के भाग 6 की धारा 164 में आसाम के अतिरिक्त बिहार, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में जनजातीय कल्याण मंत्रालय स्थापित करने का विधान है। 7वां है, धारा 244(2) के अंतर्गत आसाम की जनजातियां जिला और प्रादेशिक परिषद स्थापित करने की व्यवस्था है। तो बच्चों,